Good morning, children. Welcome back in your SST class. Let us start third chapter of history, that is colonial administration. In this chapter, you will learn about the administrative structure of colonial India, about the various aspects and charters passed by the British, about the organization of the Indian civil service, army, police, and judiciary, and how the British excluded Indians from higher posts in the civil services. So, the East India Company started as traders but gradually acquired new territories and established its firm control over the administration. मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स के रूप में स्टार्ट किए थे, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे वो नई नई टेरिटरीज एक्वायर किए और दे एस्टैब्लिश्ड इट्स firm control over the administration. In this chapter, we will learn more about the administrative machinery of the colonial state in India. Now, early administrative structure. The conquest of India by the British was complete by 1856. तो ब्रिटिशर्स का जो कन्क्वेस्ट था इंडिया का वो 1856 तक कंप्लीट हो गया था. देयर मेन इंटेंशन वाज ओनली प्रॉफिट मेकिंग. पीपल्स वेलफेयर इन इंडिया वाज नेवर देयर कंसर्न. इनका मेन इंटेंशन हमेशा से प्रॉफिट मेकिंग रहा है, लोगों की भलाई ये कभी इनका कंसर्न नहीं रहा. The British Parliament enacted various acts from time to time in order to regulate the authority of various officials of the East India Company. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्ट्स को इनेक्ट किया जिससे इन ऑर्डर टू रेगुलेट द अथॉरिटी ऑफ वेरियस ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. सो फर्स्ट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. सो इसके मेन प्रोविजंस, फर्स्ट है द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रेज्ड टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल. बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था. The Governor General was to be assisted by a council of 4 members and had to accept the decisions taken by the majority members of the council. जो गवर्नर जनरल थे उनको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल थी जिसमें 4 मेंबर्स थे एंड हैड टू एक्सेप्ट द डिसीजंस, और उन्हें उनके डिसीजंस को एक्सेप्ट करना था जो कि काउंसिल के मेजॉरिटी मेंबर्स लेते थे. A Supreme Court was set up in Calcutta for the administration of justice. जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुई कलकत्ता में. द रेगुलेटिंग एक्ट हाउएवर फेल्ड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल वेर नॉट डिफाइंड प्रॉपरली. लेकिन जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो फेल हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में, क्योंकि जो पावर्स थे गवर्नर जनरल के और काउंसिल के वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थे. नेक्स्ट, द पिट्स इंडिया एक्ट 1784. टू रेक्टिफाई सम शॉर्ट कमिंग्स इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1784. तो जो भी कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में उनको रेक्टिफाई करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया था ईयर 1984 में. और उसके प्रोविजंस हैं, ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंप्राइजिंग ऑफ 6 कैबिनेट मेंबर्स वाज फॉर्म्ड टू एनहेंस कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनीज गवर्नमेंट इन इंडिया. तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जिसमें 6 कैबिनेट मेंबर्स थे. इट वाज फॉर्म्ड टू एनहेंस कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनीज गवर्नमेंट इन इंडिया. Next, the Board of Control comprised of the Secretary of Finance. Board of Control में Secretary of Finance थे, Secretary of State थे for India and 4 Privacy Councillors of the State for India. और 4 जो हैं गुप्त, मतलब प्राइवेसी मतलब गुप्त जो है काउंसिलर्स थे स्टेट ऑफ इंडिया के लिए. नेक्स्ट, द बोर्ड हैड द पावर टू अपॉइंट द गवर्नर जनरल. बोर्ड के पास गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने की पावर भी थी. नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द बोर्ड बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रीटी और डिक्लेयरिंग वार अगेंस्ट नेटिव किंग्स. गवर्नर जनरल को परमिशन लेनी पड़ती थी बोर्ड से किसी भी ट्रीटी में एंटर करते वक्त या फिर किसी भी नेटिव किंग से वार डिक्लेयर करने से पहले.
Although the new act did not interfere with the business aspect of the company, it did create a system of check and balance in the country which continued till 1858. हालांकि ये जो नया एक्ट था ये कंपनी के बिजनेस एस्पेक्ट में इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन इट डिड क्रिएट ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, लेकिन इसने एक चेक और बैलेंस का सिस्टम क्रिएट किया था कंट्री में, जो कि 1858 तक कंटिन्यू हुआ. द चार्टर एक्ट्स. सो इन 1813 चार्टर एंडेड द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड थ्रू ओपन इंडियन ट्रेड टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स. तो 1813 चार्टर ने क्या किया, इनकी जो मोनोपोली थी, मोनोपोली मतलब एकाधिकार होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी और जो ओपन इंडियन ट्रेड था टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स का, उसको ख़त्म कर दिए. द एक्ट क्लियरली अपहेल्ड द ब्रिटिश क्वींस सॉवरेंटी ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया. तो जो एक्ट था इट क्लियरली अपहेल्ड द ब्रिटिश क्वीन की जो सॉवरेंटी थी कंपनी के टेरिटरीज पे इंडिया में. द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंडेड द कंपनीज मोनोपोली इन टी ट्रेड विथ इंडिया एंड जनरल ट्रेड विथ चाइना. तो जो चार्टर एक्ट था 1833 का, उन्होंने कंपनी की जो मोनोपोली थी टी ट्रेड में इंडिया से और जनरल ट्रेड चाइना से, उसको भी ख़त्म कर दिया. द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल. और ये जो प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता की, वो गवर्नर जनरल के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई. नाउ पिलर्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. द ब्रिटिश established 4 मेन पिलर्स ऑन विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्टूड. ब्रिटिश ने 4 मेन पिलर्स इस्टेब्लिश किए थे जिस पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्टूड था, खड़ा था. फर्स्ट है सिविल सर्विस, दूसरा आर्मी, देन पुलिस एंड देन जुडिशियरी. सो फर्स्ट सिविल सर्विस. लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द फाउंडर ऑफ द सिविल सर्विस इन इंडिया. इंडिया में सिविल सर्विस के फाउंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे. ही सेपरेटेड द कमर्शियल एंड रेवेन्यू ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इन्होंने कमर्शियल और रेवेन्यू ब्रांच जो था एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको सेपरेट कर दिया था. ही बैंड द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रेजेंट्स बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स. इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स का जो प्रेजेंट्स का एक्सेप्टेंस था उसे बैन लगा दिया था, मतलब प्रेजेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. एंड इंस्टीड अरेंज द पेमेंट ऑफ हैंडसम सैलरीज टू देम. और इसके बदले उन्हें कुछ सैलरीज दी जाती थी. इनिशियली ओनली पीपल नॉमिनेटेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कुड एंटर द सिविल सर्विस. स्टार्टिंग में क्या था, उन लोगों को जिनको कंपनी के डायरेक्टर्स नॉमिनेट करते थे वही लोग सिविल सर्विस में जाते थे. इंडियंस वेर नॉट अलाउड टू एंटर द सिविल सर्विस. इंडियंस को सिविल सर्विस में एंटर होने नहीं दिया जाता था. इन फैक्ट इन 1793 ए रूल was made that no Indian would be eligible for the posts carrying 500 and above as salary. 1793 में एक रूल बनाया गया था कि किसी भी इंडियन को 500 से ज़्यादा सैलरी नहीं वाला पोस्ट नहीं दिया जाएगा. द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन थ्रू एग्ज़ाम्स. चार्टर एक्ट 1853 में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसमें ओपन कंपटीशन होगा एग्ज़ाम के द्वारा. हाउएवर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी कंटिन्यूड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. हालांकि जितने भी प्रैक्टिकल पर्पसेस थे उनके लिए जो इंडियन एम्प्लॉयज़ थे, भारतीय जो थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कंपनी में काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा. नाउ आर्मी. इंडियन सिपाहीज फॉर्म्ड ए बल्क ऑफ द कंपनीज आर्मी. जो इंडिया के जो सिपाही थे वो इंडियंस जो थे कंपनी के आर्मी में ज़्यादा इंडियंस ही थे. द कंपनीज आर्मी विच वॉज स्मॉल इन नंबर ग्रीव द ब्रिटिश टेरिटोरियल एक्सपांसन. तो जो कंपनी की आर्मी थी जो कि नंबर में बहुत स्मॉल थी, उसने ब्रिटिश के टेरिटरी को एक्सपांड किया. बाय द टाइम द कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज कंप्लीट. और एक समय आया जब इंडिया का जो कॉन्क्वेस्ट था, इंडिया को हासिल करने का जो सिलसिला था वो कंप्लीट हो गया,
कॉन्कर करने का जो सिलसिला था वो कंप्लीट हो गया। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स रिक्रूट्स हैड गॉन अप टू 2 लाख, और इंडियन सोल्जर्स का जो रिक्रूट था वो 2 लाख तक पहुंच गया। सो द कंपनी सिपाहीज वेयर ट्रेंड इन द यूज़ ऑफ लेटेस्ट आर्म, जो कंपनी के सिपाही थे उनको लेटेस्ट जो आर्म्स और इक्विपमेंट्स थे उसको यूज़ करने के लिए ट्रेंड किया गया। द सक्सेस ऑफ द कंपनी इन एस्टैब्लिशिंग इट्स होल्ड ओवर इंडियन रूलर्स एनकरेज्ड मोर रिक्रूट्स इन द आर्मी। जो कंपनी की जो सक्सेस थी, किस चीज़ में सक्सेस थी? टू इन एस्टैब्लिशिंग इट्स होल्ड ओवर इंडियन रूलर्स, इंडियन रूलर्स जो थे उन पे अपने होल्ड को, अपनी पकड़ को एस्टैब्लिश करने में जो कंपनी को जो कामयाबी मिली, इससे उनको एनकरेजमेंट मिला, उन्हें प्रोत्साहन मिला कि और इंडियंस को वो आर्मी में शामिल करें। हाउएवर दीज सोल्जर्स डिड नॉट हैव टू मेनी एवेन्यूज़ फॉर प्रमोशन, हालांकि इन सोल्जर्स के पास बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं थे प्रमोशन के, बट उनको सैलरी मिल जाती थी। पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर द ब्रिटिश फेल्ट द नीड ऑफ रेगुलर पुलिस फोर्स, पूरा इंडिया उनके कब्जे में था, तो वो इतने बड़े टेरिटरी को कंट्रोल करना भी इतना इजी टास्क नहीं है, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ब्रिटिशर्स को आवश्यकता महसूस हुई कि उन्हें एक रेगुलर पुलिस फोर्स चाहिए। इट वाज अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस दैट द पुलिस फोर्स बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड मेटिकुलस, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर में ही था। ये जो पुलिस फोर्स थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मेटिकुलस में सतर्क हो गई थी। इन 1791 ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर कैलकाटा वाज अपॉइंटेड एंड द सिटीज़ वेयर प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ कोतवाल्स। तो 1791 में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैलकाटा के लिए अपॉइंट किए गए, और जो सिटीज़ थी उनको कोतवाल्स के चार्ज में दिया गया, दरोगा थानास के चार्ज में, और सब डिविजन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के चार्ज में। द हेरिडिटरी विलेज पुलिसमैन जो थे वो चौकीदार बन गए। लाइक इन द आर्मी हियर टू ओनली द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वेर एलिजिबल फॉर हायर पोस्ट, आर्मी की तरह से पुलिस में भी जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वही हायर पोस्ट के लिए एलिजिबल थे। नाउ जुडिशियरी इन इंडिया पीपल यूज टू फॉलो लॉज बेस्ड ऑन लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस बिफोर द ब्रिटिश टूक ओवर द रूल ऑफ इंडिया, जब तक इंडिया का रूल ब्रिटिश के अंडर में नहीं आ गया तब तक लोग यहाँ पे अपने लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को ही फॉलो करते थे। विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द जुडिशरी ऑल्सो केम along to ensure that the laws were being followed, और ब्रिटिशर्स की इंडिया में आते ही जुडिशियरी भी आई, जिससे जो रूल्स थे वो कितने फॉलो हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं उसको इंश्योर करने के लिए। इन 1793 the Bengal regulation was introduced where some of the old traditions and customs of both Hindus and Muslims alike were written down in the form of laws। तो जो बंगाल रेगुलेशन था 1793 का, उसको जब इंट्रोड्यूस किया गया तो कुछ ओल्ड ट्रेडिशन और कस्टम्स जो थे, जो हिंदू और मुस्लिम्स में कॉमन थे, उनको लिख दिया गया लॉ के रूप में। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वैरन हेस्टिंग एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस दैट द जुडिशियल सिस्टम वाज गिवन ए प्रॉपर शेप। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस और वैरन हेस्टिंग के ही टाइम में था कि जुडिशियल सिस्टम को एक प्रॉपर शेप दिया गया। सिविल कोर्ट्स एज वेल एज क्रिमिनल कोर्ट्स वेर सेटअप, सिविल कोड और क्रिमिनल कोड को सेटअप किया गया। ए लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड, एक लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया, एंड द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड ensuring that every citizen of India irrespective of caste or creed was treated with equality। तो रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश किया गया और ये इंश्योर किया गया कि हर एक इंडियन सिटीजन को या किसी भी कास्ट या क्रीड के हों उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। नॉट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस। वन नोटिसेबल कॉमन फीचर ऑफ द colonial administrative structure was the absence of Indians from responsible officers। तो वन नोटिसेबल कॉमन फीचर क्या था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का, कि वहाँ पे इंडियंस का एब्सेंस था, वहाँ पे इंडियंस नहीं थे जहाँ पे रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थी। द फील्ड ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट वाज नैरोड टू सबॉर्डिनेट पोजीशंस सच एज दरोगा, चौकीदार एंड सिपाही।
जो एम्प्लॉयमेंट का फील्ड था इंडियंस के लिए वो बिल्कुल नैरो था। वो सबऑर्डिनेट पोजीशन जैसे कि दरोगा हो गए, चौकीदार हो गए, सिपाही हो गए, यहीं तक सीमित था। दिस वॉज मेनली बिकॉज द ब्रिटिश वेयर कन्विंस्ड दैट एन एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन ब्रिटिश आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस कुड बी फर्मली एस्टैब्लिश्ड ओनली बाय द इंग्लिशमैन। ये ऐसा इसलिए था मेनली क्योंकि ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ब्रिटिश आइडिया पे बेस्ड था, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पे बेस्ड था और प्रैक्टिसेस पे, इसको सिर्फ एक इंग्लिशमैन ही ठीक से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।